नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। केंद्र सरकार ने टीकाकरण का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि 45 से अधिक उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना टीका दिया जा सकेगा। ये सरकारी और चुनिंदा निजी अस्पतालों में लिया जा सकेगा, पर इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ये सुविधा 1 अप्रैल से मिलेगी। जावड़ेकर ने कहा कि सभी नागरिकों से गुजारिश है कि जो 45 साल के ऊपर के हैं वे वैक्सीन लेने के लिए रजिस्टर करें। लॉकडाउन की संभावना पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना के अधिक मामले आ रहे हैं, केंद्र उनके संपर्क में है। वहां प्रभावशाली व्यवस्था की जाएगी और हालात पर जल्दी काबू पा लिया जाएगा। जावड़ेकर ने कहा कि कोरोना मैनेजमेंट के उपाय पिछले साल सब लोगों ने देखे हैं। अगर इस बार कोरोना का मैनेजमेंट ठीक से होगा तो वो स्थिति नहीं आएगी। हालांकि अभी लॉकडाउन पर विचार नहीं किया गया है। कोरोना का यूके स्ट्रेन यानी इंग्लैंड में पाया गया नए किस्म का कोरोना संक्रमण पंजाब में तेजी से फैल रहा है। पंजाब में कोरोना संक्रमण के 401 सैंपल में से 81% यूके स्ट्रेन के ही वायरस मिले हैं। ये वह वायरस हैं जो सामान्य कोरोना के मुकाबले 70% ज्यादा तेजी से फैलते हैं। इसी बात को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी चिंता जताई है और उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य में युवाओं को भी वैक्सीन लगाने की छूट दी जाए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, यूके स्ट्रेन यानी नए किस्म का कोरोना B117 युवा आबादी को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में अधिकारियों ने पाया है कि कोविशील्ड वैक्सीन इसके खिलाफ प्रभावी है। ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने होली से जुड़े खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर समेत दूसरे दिशा निर्देशों का तो पालन करना ही होगा। किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम या जुलूस वगैरह के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सरकार का मकसद कोरोना संक्रमण को रोकना या कम से कम उसकी रफ्तार कम करना है। दिशा निर्देश में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 60 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल करने पर रोक लगा दी गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि जिन्हें किसी तरह का कोई रोग पहले से है, उन्हें भी इस तरह के कार्यक्रमों से दूर रखा जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा है कि महाराष्ट्र में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट चल रहा है। फडणवीस के इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की राजनीति और गर्मा गई है। फडणवीस ने कहा कि जिन लोगों को इंटेलिजेंस विभाग की कमिश्नर रश्मि शुक्ला ने ट्रैप किया था, ठाकरे सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें उनकी मनमाफिक पोस्टिंग और ट्रांसफर दे दिया। फडणवीस इस मामले को लेकर आज शाम को केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात करेंगे और साथ ही मामले की जांच CBI से कराने की भी मांग करेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि शरद पवार को गलत जानकारी दी गई और गृह मंत्री कोरोना संक्रमित होने के बावजूद क्वारंटीन नहीं हुए थे। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार ने कहा था कि परमवीर सिंह ने गलत आरोप लगाए थे क्योंकि अनिल देशमुख नागपुर में थे। फडणवीस ने एक प्राइवेट फ्लाइट का टिकट दिखाते हुए कहा, ये उनका प्राइवेट प्लेन का टिकट है जो कि नागपुर से मुंबई का है। ये 15 फरवरी का है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे के साथ मुलाकात को लेकर एक वीडियो जारी कर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनको 5 फरवरी को कोरोना हुआ था, जिसके बाद वो 5 फरवरी से 15 फरवरी तक हॉस्पिटल में थे। वहीं पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उन्होंने कहा कि जब वो 15 फरवरी को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे, उसी वक्त अस्पताल के गेट के बाहर पत्रकार उनसे सवाल पूछना चाह रहे थे, तो उन्होंने उसी वक्त पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए थे और 15 फरवरी को वो नागपुर से प्राइवेट फ्लाइट के जरिए मुंबई पहुंचे और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार 27 फरवरी तक घर में क्वारंटीन रहे। पहली बार वो घर से बाहर 28 फरवरी को निकले थे। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र का ऐलान कर दिया है, जिसमें NRC लागू करने, असम को बाढ़ मुक्त बनाने, उद्योगों को बढ़ावा देने जैसे वादे किए गए हैं। हालांकि इस घोषणा पत्र में CAA यानी विवादित नागरिकता कानून का कोई जिक्र नहीं किया गया है। वहीं जब बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि CAA को संसद ने पारित किया है और इसे लागू किया जाएगा। नड्डा ने कहा कि असम की सुरक्षा के लिए NRC को लागू करेंगे और घुसपैठियों को बाहर करेंगे। इसके साथ ही नड्डा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें असम के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में 2 लाख और निजी क्षेत्र में 8 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है।
तमिलनाडु में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसके तहत राज्य में 50 लाख नई नौकरियां पैदा करने के अलावा कक्षा 8वीं और 9वीं के स्कूली छात्रों को मुफ्त टैबलेट, किसानों की तरह ही मछुआरों को भी हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने जैसे वादे किए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कहा है कि वो सरकार बनते ही राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आएगी, जिससे जबरन या बहला फुसलाकर कराए गए धर्मांतरण को आपराधिक बनाया जा सके। इसके अलावा बीजेपी ने गोहत्या को रोकने के लिए भी कानून लाने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों में जो वादे किए हैं वो पूरे ही नहीं किए गए हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल में तो बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन असम और त्रिपुरा के घोषणा पत्र में किए गए वादों से मुंह फेर रही है। ममता ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों के हजारों लोगों को बेरोजगार छोड़ दिया है। ममता ने कहा कि देश में केवल एक ही फैक्ट्री बचेगी, वो है प्रधानमंत्री की झूठ की फैक्ट्री और बीजेपी के धोखाधड़ी की फैक्ट्री। ममता ने लोगों से इसके साथ ही अपील की कि वो बाहर के गुंडों को वोट ना दें। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने एक्सप्रेस अड्डा में बोलते हुए उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए कहा कि वे पंजाब को औद्योगिक और कृषि संबंधी बदहाली से बाहर निकालने के लिए अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कैप्टन ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य के साथ रहने के लिए 2 बार संसद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा यह उनका फर्ज है कि वो लोगों की मदद करें। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि लोन मॉरेटोरियम की अवधि को 6 माह से और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है और ना ही इस दौरान के पूरे ब्याज को माफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने एक आदेश में लोगों को इस बात से राहत दी थी कि लोन मॉरेटोरियम के दौरान उनके कर्ज के ब्याज के ऊपर ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज न लगाया जाए, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि इस दौरान लगे ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह आर्थिक नीतियों में दखल नहीं दे सकता है, वह ये तय नहीं करेगा कि कौन सी पॉलिसी सही है या नहीं। भारत में कोरोना के मामलों में हर रोज तेजी आ रही है। पिछले एक दिन में देश में 40,715 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 199 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,16,86,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,60,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,45,000 से अधिक हैं। वहीं देश भर में कुल 4,84,94,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में कोरोना के 24,645 नए मामले सामने आए हैं और 58 लोगों की जान गई है। इन 58 लोगों में से 40 लोगों की मौत सिर्फ नागपुर में हुई है। वहीं राज्य में अब कुल मामलों की संख्या बढ़कर 25,04,000 के पार हो गई और कुल मृतकों की संख्या 53,457 हो चुकी है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं। 3 एकदिवसीय मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत ने अच्छी शुरुआत की है। रोहित के रूप में भारत ने पहला विकेट तो जल्दी खो दिया, जिसके बाद शिखर और कोहली ने अच्छी साझेदारी की और भारत के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। कोहली 56 रनों पर तो धवन अपने शतक से मात्र 2 रनों से चूक गए। भारत अपनी पारी के 50 ओवर खेलने की ओर बढ़ रहा है। 40 ओवर तक करीब 200 रन भारत ने बना लिए हैं। इसके पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।